नमस्कार। आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं विजय चौरसिया। दुनिया में कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं मित्र। ऐसे ऐसे स्वांग रचते हैं, ऐसे ऐसी तरकीबें खोजते हैं कि दांतों तले अंगुलियां दबाने का मन करता है। मैं अभी जो वाक्य आपको सुना रहा हूं, ये जो कहानी मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी कुछ ऐसी है। आपने कभी मित्र लाश की हत्या के बारे में सुना है? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जी हाँ, मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी ही कुछ ऐसी है। इस कहानी में एक शव की हत्या होती है, एक लाश का कत्ल होता है। आप कहेंगे कि लाश तो खुद एक लाश होती है, फिर उसके कत्ल की क्या बात। लेकिन जी, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसी तरकीब हाथ लग जाती है कि लाश के कत्ल होने पर भी उसे बहुत लाभ नजर आता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है और कहानी बीते 2 जनवरी, जो भी माह बीता है 2024, 2 जनवरी की कहानी। और कहानी भी उत्तर प्रदेश के इटावा से है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कहानियां बड़ी आती है और उसी में से एक कहानी, आज बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इसे आप अंतिम तक सुने जरूर। जब तक आप अंतिम तक नहीं सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर कोई व्यक्ति किसी लाश का कत्ल कैसे कर सकता है। 2 जनवरी की सुबह एक शव इटावा के रेलवे स्टेशन पे मिलता है और वो रेलवे स्टेशन होता है इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी के क्षेत्र में। शव जब मिलता है तो रेलवे पुलिस पहुंचती है, स्थानीय पुलिस पहुंचती है और शव को उठा करके वो पोस्टमार्टम में भेज देती है, अस्पताल ले आती है। पोस्टमार्टम सेंटर में उसका पोस्टमार्टम होने के बाद, चूंकि शव को लेने वाला कोई नहीं मिलता है और शव अज्ञात नजर आता है, कोई उसके जेब में या उसके कपड़ों में कुछ ऐसी पहचान की चीज नहीं होती है जिससे उसकी पहचान की जाए। सिर्फ इतना होता है कि वो युवक 26-27 वर्ष का युवक होता है और उसके चेहरे में भी दाग होती है, चूंकि रेलवे ट्रैक में शायद रेलवे की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है, या किसी ने ढकेल दिया है, या किसी ने कत्ल कर दिया है। तो पुलिस, जैसा कि होता है, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के बाद जब कोई शव लेने के लिए नहीं आता है तो उस शव को वो मुर्दा घर में रख देती है कि शायद 1-2 दिन के बाद कोई आवे, किसी को पता चले। क्योंकि मीडिया में खबर छपती है और उस ना पहचान आने वाले उस शव की तस्वीर भी छपती है। 2 तारीख क्या वारदात है। 2 तारीख बीत गया, 3 तारीख बीत गया, 4 तारीख बीत गया, 5 तारीख को शव अभी भी मुर्दा घर में रखा हुआ है इटावा। 5 तारीख को 4-5 लोग उस मुर्दा घर के पास आते हैं और फिर वो फ्रेंड्स कॉलोनी के थाने में आते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को कहते हैं कि जो शव मिला है रेलवे पटरी पे, वो शव हमारे परिजन का है, हम उनके फादर हैं और वो हमारे बेटे का शव है और उस हमारे जो मृतक पुत्र है उसका नाम अतुल कुमार है। वो एक आधार कार्ड भी पुलिस ऑफिसर को देते हैं, कपड़ों की पहचान करते हैं और कहते हैं ये मैं उनका फादर हूं, ये उनके भाई है। ये 5 लोग वहां पे पहुंचते हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है। अमूमन आप देखते होंगे कि जब कोई इस तरह की घटना घटती है और इस तरह की जब शव मिलते हैं तो पुलिस पोस्टमार्टम करके उसको मुर्दा घर में रख देती है और फिर इस इंतजार में रहती है कि कोई उसके परिजन आए और उस शव को ले जाए। और जब कोई परिजन नहीं आता है तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद कभी कभी इश्तेहार भी पुलिस देती है अखबारों में और फिर उसका शव का दाह संस्कार पुलिस खुद कर देती है। तो पुलिस ये नहीं चाहती है कि दाह संस्कार मुझे खुद करनी पड़े। वो ये चाहती है कि कोई ना कोई जो शिनाख्त हो जाए और कोई ना कोई परिजन आ जाए और शव को ले जाए। इस इंतजार में पुलिस हमेशा रहती है। तो इसी इंतजार में इटावा की पुलिस थी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के थाना की पुलिस थी। और जब 4-5 लोग आते हैं और वो
प्रमाण देते हैं कि मैं ही हूँ उनके फादर, और वो जो मृतक है उसका नाम अतुल कुमार है, मैं उसके फादर हूँ दीनदयाल, और ये उसके भाई हैं, और ये उसके हमारे बच्चे के मौसा हैं। इस तरह से वो परिचय देता है। तो पुलिस अमूमन क्या होती है कि पुलिस विश्वास कर लेती कि चलो जान छूटी, जो शव को हमें दाह संस्कार करना था वो शव ले जाने वाला व्यक्ति आ गया है। तो पुलिस थोड़ा सा कॉरम वगैरह पूरी करके शव को सौंप देती है, अमूमन यही होता है। और इटावा पुलिस ने भी यही किया। सभी के आधार कार्ड लिए, उसके जोरेक्स आधार कार्ड लिए, उसमें साइन करवाया सभी का मोबाइल नंबर लिया, सभी का पता लिया, और आधार कार्ड में पता था ही, और एक नोट लिखवा करके कि मैं अपने पुत्र अतुल कुमार का शव प्राप्त कर रहा हूं, यहां से ले जा रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं। वो एक रिसीविंग लेकर के शव उसको सौंप देती है। शव लेकर के चले जाते हैं वो लोग, और शव का दाह संस्कार भी हो जाता है। यहां तक तो कहानी ठीक थी। पुलिस सोचती है कि चलो एक झंझट से छुटकारा हुआ, जैसा कि अमूमन मानसिकता होती है और स्वाभाविक भी होता है। लेकिन ये वाकया 5 तारीख को, जब 2 तारीख को शव मिलता है और 5 तारीख को उसके परिजन को पुलिस शव को सौंप देती है। लेकिन 5 तारीख जब बीतता है, 6 जनवरी को 4-5 लोग और आ जाते हैं पुलिस थाने। जो रेलवे ट्रैक में जो लाश मिली है वो लाश मेरे पुत्र की है, और हम लोग उस लाश को लेना चाहते हैं। ये आधार कार्ड है और ये उसके कपड़े हैं, और मैं उनके फादर हूं। पुलिस पूछती है, पुलिस का माथा ठनकता है कि शव तो मैं भेज चुका हूं और उसके परिजन ले जा चुके हैं, अब ये कौन आया है? तो पुलिस कहती है कि भाई शव तो हमने उनको परिजन को सौंप दिया है। बोला कौन परिजन? परिजन तो मैं हूं, मैं उनके फादर हूं। मेरे जो पुत्र है उनका नाम सत्यजीत राजपूत है, ये उसका आधार कार्ड है, और मैं बगल के ही गांव से आया हूं। तो मुझे बाद में पता चला, और मेरा जो पुत्र है वो थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त है, वो आगरा से उसकी इलाज चल रही थी, और घर से ये किसी तरह से निकल गया था, और हम लोग ढूंढ ही रहे थे। तब तक ये खबर हम लोगों ने अखबार में पढ़ी और शव लेने आए हैं। आपने किसको शव दे दिया? अब पुलिस के सिकाने में पसीना आता है। अब पुलिस का माथा ठनकता है कि मैंने आखिर तो किसको शव दे दिया, और कौन है सही? जो ले गया शव को वो सही है, या जो लेने आया वो सही? जब वो कहता है कि नहीं मैं तो उसके परिजनों को ही शव दिया हूं, तो जो शव के मृतक के जो फादर थे वो बोले कि मेरे गांव चलिए, आप वहां पता कर लीजिए कि जो मृतक है उसका नाम सत्यजीत राजपूत है, यह अतुल कुमार है। आप चलिए पता कीजिए, आप चलिए मैं आपको गांव में मिलवाता हूँ। ये उसके भाई है, मैं उसके फादर हूँ, ये हमारे रिलेटिव्स है, और हमने शव आप किसको दे दिया? अब पुलिस समझ जाती है कि हमने गलत व्यक्ति को शव दे दिया। अब पुलिस क्या करती है कि जो सत्यजीत चौधरी के फादर आते हैं, पहले उसका आधार कार्ड वो जांच करवाता है, फिर सत्यजीत चौधरी जो सत्यजीत राजपूत जो मृतक है उसके आधार कार्ड को जांच करवाता है। सब कुछ सही मिलता है। अब जो आधार कार्ड वो छोड़ करके पहले वाले लोग गया था, उसका आधार कार्ड जांच करवाती है पुलिस, तो सारे आधार कार्ड फर्जी मिलते हैं, फोन नंबर स्विच ऑफ मिलते हैं, पता फिजूल मिलता है, मतलब गलत पता मिलता है। अब पुलिस सोचती है कि भाई ये कोई किसी का लाश आखिर क्यों ले गया, और वो भी फर्जी आधार कार्ड बना करके, फर्जी मोबाइल नंबर दे करके, और फर्जी एड्रेस दे करके, और वो तब जब ये हत्या का केस नहीं है। ये जो सही लोग आए हैं, जो सही में मृतक के परिजन हैं, वो स्वीकारते हैं कि मेरे पुत्र की मानसिक अवस्था अच्छी नहीं थी, उसका आगरा हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, मानसिक हॉस्पिटल से, और वो कल ऐसे ही घर से निकल गया, रेलवे की चपेट में आ गया। वो किसी हत्या का इल्जाम नहीं लगा। बावजूद इस अनजाने शव को 4-5 व्यक्ति फॉल्स आधार कार्ड दे करके, गलत नंबर दे करके, गलत एड्रेस बता करके क्यों आखिर ले गया? क्या कहानी है? पुलिस अब किसी तरह से मिन्नत मांग करके, हाथ गोड़ पैर जोड़ करके, जो मृतक के ओरिजिनल पिता हैं, मृतक के ओरिजिनल जो परिजन हैं, उससे माफी मांगती है कि भाई हमसे गलती हो गई, या हमने हमारे गाहे बगाहे हमसे गलती हो गई, हमने सोचा नहीं, और हम कैसे भी सोचते, हमने 2-3 दिन तो शव को रखा था,
और हमने सोचा कि जो आया है वो उसके परिजन है, आखिर कोई दूसरे का शव क्यों ले जाएगा। ये सारी बातें वो किसी तरह से समझा पाता है मृतक के ओरिजिनल परिजन को और किसी तरह से उसे विदा करता है। लेकिन पुलिस का ये माथा ठनकता है कि आखिर किसी दूसरे के शव को कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से साजिश करके, इस तरह से फर्जी आधार कार्ड बना करके, फर्जी मोबाइल नंबर दे करके, फर्जी एड्रेस दे करके आखिर क्यों ले गए। होता तो यहां यह है कि सही जो परिजन होते हैं वो भी कभी कभी कतराते हैं शव को लेने से, नहीं लेते हैं। लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। आखिर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे का शव क्यों ले जाए। और फिर मैं बताता हूं, और तब जब उस व्यक्ति का मर्डर नहीं है, उस व्यक्ति का कोई लूटपाट उसके साथ नहीं हुई, उस व्यक्ति का और किसी चीज से संबंध नहीं है, वो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है और रेलवे के ट्रैक में आकर के वो रेलवे के परिधि में आकर के उसकी मौत हो जाती है। रेलवे की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस बड़ा झुंझला जाती है, पुलिस के माथे में बड़ा शिकन होता है और आला अधिकारियों तक बात जाती है और आला अधिकारी का भी माथा ठनकता है और सभी इस तफ्सीस में जुट जाते हैं, सभी इस छानबीन में जुट जाते हैं कि आखिर मामला क्या है और वो कौन सारे लोग हैं जो इस शव को यूं ले गया है। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती है अज्ञात पे, और एफआईआर जो दर्ज होता है वो शव के चोरी या शव को झूठ बोल करके ले जाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज होता है। वो धाराएं बहुत ऐसी नहीं होती जिससे वर्षों तक आदमी जेल में रहे। अब पुलिस खोजबीन में लग जाती है। पुलिस मुर्दा घर से लेकर के उसके चारों तरफ के परिधि में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसको खंगालना शुरू करती है। वो चाहे सरकारी लगे हों, चाहे किसी के दुकान मकान में लगे हों, सारे सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं है। पुलिस लेकिन ये खंगालना जारी रखती है। एक सीसीटीवी में लाश को ले जाते हुए वो चारों लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसी का चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है कि उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश में कैमरे में शायद बारिश का बूंदे आ गई थी, धुंधला धुंधला सा सब दिखाई पड़ रहा था। हालांकि एक चेहरा किसी तरह से पहचान में आ रही थी, लेकिन पुलिस उसको पूरी तरह से पहचान नहीं पा रही थी, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। तो उस जो फुटेज आता है एक कैमरे में, उस फुटेज को पर पुलिस काम करना स्टार्ट करती है। उस फुटेज को और थोड़ा सा बढ़िया और साफ करने का काम पुलिस जो टेक्नीशियन है उसको देता है। और तब तक पुलिस अपने मुखबिरों से पता करने की कोशिश करता है कि आखिर 4-5 व्यक्ति वो कौन थे जो 5 जनवरी को फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में आया और एक अज्ञात लाश को लेकर के गया है। वो कौन व्यक्ति? मुखबिर दौड़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर जो ओरिजिनल परिजन थे वो भी परेशान थे। उसको परेशानी ये थी कि हमने अपने बेटे का दाह संस्कार भी नहीं करा पाया, हमने अपने बेटे का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। वो भी पुलिस पे दबाव बनाए रखता है कि आखिर आप किसको लाश दे दी, आप पता करें। पुलिस बड़े पेशोपेश में पड़ जाती है, पूरी टीम बनाई जाती है इस ढूंढने के लिए। और इधर वो फोटो को भी, जो फुटेज आए थे सीसीटीवी को, उसको भी साफ करने का टेक्नीशियनों का प्रयास रहता है। होता यह है कि टेक्नीशियन इस चीज में कामयाब होते हैं और उन 4-5 लोगों में से एक चेहरा पहचान में आ जाती है, और वो चेहरा होता है इटावा का एक वकील का चेहरा होता है, जिस वकील का नाम होता है हातिम मित्तल। अब पुलिस सोचती है कि आखिर एक वकील 4-5 लोगों को लेकर के एक अज्ञात शव को लेने के लिए क्यों आया, और खुद लॉयर है। अब पुलिस सीधा उस वकील के पास नहीं जाती। पुलिस उसके मोबाइल का सीडीआर निकालती है कि कहां कहां उस वकील ने बात किया है, खास करके जनवरी माह के फर्स्ट वीक में। दूसरा, पुलिस जो वकील का जो एड्रेस होता है मित्तल साहब का, उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है चुपके। वो अभी तक वकील को टच पुलिस नहीं करती, क्योंकि वो समझती है कि मामला बड़ा सीरियस लगता है। और जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है, इटावा पुलिस, तो कुछ सीसीटीवी फुटेज में वो चारों व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाता है कि आखिर वो 4 व्यक्ति कौन थे जो वकील के साथ लाश को लेने के लिए आया था। उन चारों व्यक्तियों में से वो चारों व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के निकलते हैं, जबकि उसके आधार कार्ड जो आते हैं
वो हिंदू समुदाय के दिए जाते हैं। तो आधार कार्ड तो फर्जी थे ही, उसमें से एक फिरोज था, एक असलम, इस तरह के नाम आते हैं। अब पुलिस का माथा और ठनकता है कि आखिर क्या बात है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बनकर के एक शव को, जो अज्ञात शव है, उसको आखिर क्यों ले गया और उसको ले जाकर के आखिर उसका दाह संस्कार क्यों किया, इसके पीछे की कहानी क्या है। पुलिस पूरे पेशोपेश में पड़ जाती है। और इधर मैं आपको फिर दोहरा दूं कि जो ओरिजिनल परिजन होते हैं मृतक के, सब्जीत चौधरी के, उसके माता पिता, उसके परिजन पुलिस को अभी भी नॉक करते रहती है कि आखिर आप बताएं हमें कि कौन हमारे बेटे का शव ले गया, आपने किसको दे दिया है। अब पुलिस के पास कोई और चारा नहीं होता है और पुलिस सीधा उस वकील के गिरबान में हाथ डालता है, मित्तल, जिसके बारे में पता चलता है कि वकील जो है वो थोड़ा दबंगई वकील है, इसके ऊपर भी कई केस हैं और थोड़ा बिगड़े टाइप का वकील है। वकील को जब पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कैसे आए, तो पहले तो पुलिस पे हैगड़ी दिखाता है वकील कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं आया था। लेकिन जब पुलिस अपने जो 3rd डिग्री इख्तियार करती है तो वकील साहब टूट जाते हैं। और वकील साहब जब टूट करके जो कहानी बताते हैं, वो कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप माथा ढनक जाएगा आपको। कहानी अब शुरू होती है। वकील साहब को दरअसल अपनी पत्नी से बड़ा खटपट चलता था। 50 वर्ष के वकील साहब को थोड़ा थोड़ा इश्क का भूत सवार हो गया था और इश्क का भूत इस कदर सवार हो गया था कि अपने से आधी उम्र की एक युवती, जिसका नाम मुस्कान कुमारी है, उससे उसका इश्क चढ़ जाता है प्रवान। और दोनों, मुस्कान भी वकील साहब के इश्क में पड़ जाती है और वकील साहब भी मुस्कान के इश्क में पड़ जाते हैं। और उसकी पत्नी को जब पता चलता है तो पत्नी बड़ी लड़ाई झगड़ा और शुरू कर देता है। लेकिन वकील साहब का जो इश्क का भूत है वो उतरता नहीं है। मुस्कान के परिजन इस संबंध के खिलाफ थे। वो वकील साहब को धमका रहे थे, मुस्कान पर बंदिशें लगा रहे थे उसके परिजन। और वकील साहब, बताया जाता है कि एक बार वो मुस्कान को लेकर के इटावा से बाहर भाग भी गए थे। कुछ दिनों के बाद वो आते हैं और मुस्कान के जो परिजन होते हैं वो वकील साहब पे, मित्तल साहब पे FIR दर्ज करते हैं। लेकिन चूंकि मुस्कान बालिग रहती है और मुस्कान वकील साहब के पक्ष में बयान अपना दर्ज करवाती है, तो वकील साहब को कुछ होता जाता नहीं है। और चूंकि वो कानून के जानकार तो खुद भी है, लेकिन पुलिस ये सोचती है कि इतने जानकार वकील आखिर एक अज्ञात लाश के पछड़े पे क्यों पड़ा। लेकिन जब आप कहानी सुनेंगे तो वकील के दिमाग को दाद देंगे और उसके इश्किया भूत पर भी आप तज्जुब मानेंगे कि आखिर एक 50 वर्षीय व्यक्ति जो खुद वकील है, कानून का ज्ञाता है, उसको ऐसी बाचकानी हरकत करने से पहले सोचा क्यों नहीं। दरअसल जो तरकीब वकील साहब जो जाल बुनता है, वो जाल ये होता है कि वकील साहब जब देखता है कि पत्नी भी नाराज है और मुस्कान के परिजन भी नाराज हैं, किसी तरह से मुस्कान और हमारा संबंध नहीं बन पा रहा है, तो वो एक साजिश बुनता है, एक कहानी गढ़ता है। और वो कहानी जासूस नॉवेल के जो उपन्यासकार हैं वेद प्रकाश शर्मा साहब, उसके कथानांक से कमतर ये कहानी नहीं है। वकील ऐसी राह तलाशता है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो ये चाहता है कि पत्नी भी नाराज ना रहे मेरी, मुस्कान से मेरा विवाह भी हो जाए, मुस्कान के साथ मैं रहूं भी और मुस्कान के परिजन भी हमको परेशान ना कर सके। इन तीनों चीजों को साधने के लिए एक कहानी वकील साहब के दिमाग में आता है, एक कथानांक दिमाग में आता है और उसी कथानांक के तहत वकील साहब अतुल कुमार कह के एक किरदार पैदा करता है। दरअसल अतुल कुमार नामक कोई शख्स है नहीं। वकील मित्तल साहब ने अतुल कुमार के नाम से एक किरदार तैयार करता है, उसका आधार कार्ड बनवाता है, उसको उसमें एक फोटो लगवाता है अनजान सा, और उसके बहुत सारे फोटोग्राफ बनाते हैं। उस फोटोग्राफ के साथ मुस्कान की तस्वीरें वो फोटोग्राफी से करवाता है तैयार, कि फेक फोटो बनाता है। मुस्कान और अतुल साथ साथ हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं, तो साथ साथ विवाह बंधन में बंधे हुए हैं, तो साथ साथ जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका की तस्वीर होती है, अतुल कुमार और मुस्कान की ऐसी तस्वीरें मित्तल साहब बनवा के रखते हैं।
मित्तल साहब इस काम के लिए 4-5 लोगों को भी तैयार करते हैं, जो मुस्लिम लड़के थे, फारूक वगैरह, जिसने फर्जी आधार कार्ड देकर के शव को लाया था, उन लड़कों को भी तैयार करते हैं पैसे देकर के, उसके फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं। मित्तल साहब तैयार करते हैं, अपना भी फर्जी आधार कार्ड तैयार करते हैं मित्तल साहब, और उन लड़कों को वो एक काम सौंपते हैं कि देखो कहीं पे कोई लावारिस लाश मिले तो मुझे बताओ, कोई लावारिस लाश तुम खोजो। वो कहानी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को नहीं बताते हैं, जो जिन लड़कों को वो हायर करते हैं। एक कहानी सिर्फ और सिर्फ मुस्कान और मित्तल साहब के दिमाग में रहता है। मित्तल साहब और मुस्कान ये साजिश रचते हैं कि एक व्यक्ति के मर्डर में हम कैसे मुस्कान के परिजनों को फंसा दे, और ताकि वो उसके परिजन जेल चले जाए और मुस्कान मेरी हो जाए। दूसरी बात, जो पत्नी को साधना है, तो पत्नी को कैसे हम विश्वास दिलाए कि मुस्कान मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भाग गई। ये तीनों तरकीबों को साधने के लिए वो एक लाश की खोज में अपने लोगों को लगाते हैं, खुद ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उसके फर्जी आधार कार्ड बना के पहले से रखते हैं। लाश मिल भी जाती है। ये चीजें दिसंबर से चल रही थी इनकी साजिश, और जनवरी में उसको एक लाश मिल भी जाती है। और जब लाश मिलती है तो फर्जी आधार कार्ड बना करके, फर्जी आधार कार्ड के बिना पे वो पुलिस से वो लाश अपने हैंड ओवर ले लेती है, उसका दाह संस्कार कर लेती है। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि जब लाश का दाह संस्कार वकील साहब कर दिए तो फिर मुस्कान के परिजन उसकी हत्या में कैसे बनेंगे। तो दरअसल कहानी का कथानांक अभी और बाकी था, लेकिन तब तक जो सत्यजीत राजपूत के ओरिजिनल परिजन आ जाते हैं तो वकील साहब का कथानांक बेकार चल जाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है, और उसकी जो साजिश थी वो सफलीभूत नहीं हो पाती। दरअसल होता ऐसा कि लाश प्राप्त करने के बाद वकील साहब लाश का दाह संस्कार करवाने के बाद मुस्कान को थाने भेजती, और मुस्कान जाकर के पुलिस को कहती कि ये मेरे मंगेतर है, ये मेरा लवर है, मैं इसके साथ रहती हूँ, ये अतुल कुमार है, और इसका मर्डर मेरे माता पिता ने, मेरे परिजनों ने मिल करके हमारे प्रेमी का मर्डर कर दिया है। और ये एफआईआर मुस्कान अपने माता पिता और अपने परिजनों के खिलाफ थाने में दर्ज करवाती, और स्वाभाविक है कि इस एफआईआर के बाद और उस लाश की शिनाख्त के बाद, चूंकि अतुल कुमार के नाम से शिनाख्त भी हो चुकी है, लाश का दाह संस्कार भी हो चुका है, जो परिजन थे मुस्कान के वो गिरफ्त में आते, वो अंदर जाते, और फिर अपने पत्नी को भी वकील साहब बताते कि देखो मुस्कान नाम की जिस लड़की पे तुम शक कर रही हो वो अतुल कुमार के किसी लड़के के साथ अफेयर में था और जिसकी मौत हो चुकी है, मैं सिर्फ उसका लॉयर हूं, मैं सिर्फ वकालत कर रहा हूं। और वो फिर मुस्कान और वो हेल मेल उसी केस के सिलसिले में मिलना जुलना होता रहता, और उसकी जो खिचड़ी बननी थी प्रेमी प्रेमिका की वो बनती रहती। ये पूरी कथानांक था वकील साहब का, जो वेद प्रकाश शर्मा के जासूसी उपन्यासों से कमतर नहीं था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। हम बार बार ये कहते हैं कि पाप किसी का सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, जाकर उनके घर देखो, जिसने भी पाप किया है एक न एक दिन उसकी सजा उसे अवश्य मिली है। तो मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर हो, अपराधी चाहे कितना भी चालबाज हो, अपराधी चाहे कितना भी सतर्क रहे, अपराधी चाहे कितनी भी सावधानी बरते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भूल अपराधी से हो ही जाती। इस कथानांक में वकील साहब से कोई भूल नहीं हुई, लेकिन कथानांक अधूरा रह गया। चूंकि नियति को यह मंजूर नहीं था, वो मृतक के ओरिजिनल परिजन आ गए, और मृतक के ओरिजिनल परिजन आने के बाद पुलिस का माथा ठनका, नहीं तो पुलिस इत्मीनान रहती कि हमने लाश को ओरिजिनल व्यक्ति को दे दिया है। और जब मुस्कान एफआईआर करवाने के लिए आती तो पुलिस एफआईआर भी करती, मुस्कान के परिजनों को अरेस्ट भी करती, मुस्कान के परिजन जेल के सलाखों के पीछे चले जाते, और वकील साहब और मुस्कान का जो लैला मजनू की जो कहानी थी वो चलती ही रहती। और जो वकील साहब की पत्नी है उसे भी शक नहीं होता कि चलो केस के सिलसिले में ही बच्ची आती है, इसका अफेयर तो किसी और के साथ था जिसके लिए परिजन इसके नाराज थे, और इन्होंने उसको मर्डर कर दिया, और मुस्कान ने इस मर्डर में केस भी अपने दर्ज करके अपने परिजनों को अंदर किया। तो वकील साहब की पत्नी को भी ये शक नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूं मित्र कि कुछ लोग कैसी कैसी तरकीब सोचते हैं, कैसे कैसे अपराध का एंगल तय करते हैं, और कैसे अपनी चीजों को साधने के लिए किस तरह का सवांग रचते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन मेन स्विचों को
वो भूल जाते हैं, वो नीचे के स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। वो ये नहीं समझते कि ऊपर वाला भी एक स्विच रखा हुआ है जिसके ऑन ऑफ से ही ये दुनिया चलती है। फिलहाल वकील मित्तल साहब पुलिस के शिकंजे में है। उनके चारों जो सहयोगी थे, फिरोज, असलम वगैरह, सभी पुलिस के शिकंजे में है और खुशबू भी सलाखों के पीछे है और कहानी का पर्दाफाश हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं। उम्र 55 का और बातें और दिल 55 का। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी को दिल दुखाने का मतलब नहीं है मित्र। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी चीजों में कभी दिल बहकना शुरू करे तो सावधान हो जाए, क्योंकि इसका अंजाम इसी तरह के बुरा होता है, इससे भी और बुरा होता है। आप समझिए कि वकील साहब की प्रतिष्ठा गई, परिवार से गए, जेल की सलाखों में भी चले गए, पता नहीं कब निकलेंगे। खुशबू भी जेल की सलाख, मुस्कान भी जेल की सलाखों के पीछे चली गई, पता नहीं कब निकलेगी। तो इस तरह के जब भी आपको कभी विचलन पैदा हो जीवन में तो सावधान हो जाएं, पाप के रास्ते में ना बढ़ें, अपराध के रास्ते में ना बढ़ें। चलिए, आज कुछ लोगों ने बहुत दिनों से मैसेज करके रखा है, मैं आपको बता दूं कि आज आसनसोल के रवि का जन्मदिन है। रवि भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और पटना से सुलेखा का जन्मदिन है। सुलेखा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आसनसोल से कुमार कश्यप की जन्मदिन है। कुमार कश्यप, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली से आरती का जन्मदिन है। आरती जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ प्रेरक लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और संभव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई और इसी तरह की कहानी के साथ, जो सनसनीखेज भी हो, जो रोमांचक भी हो और जो कुछ ना कुछ हमें जीवन जीने का फलसफा समझाती हो, प्रेरक हो और जिससे हम कुछ सीख ले। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, आपका दिन सुखमय बीते, आपकी रातें बड़ी सुहानी हो। हम फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू।